हेलो एवरीवन एंड वेरी वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेस्टेड सक्सेशन, जो कि मुस्लिम लॉ के हम कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी हिंदू लॉ के कंटेक्स्ट में इंटेस्टेड सक्सेशन को समझ चुके हैं। उसकी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। हिंदू लॉ की प्लेलिस्ट होगी, आप उस पर जाकर देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हिंदू लॉ के जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैंने सब कवर किए हुए हैं, आप जाके देख लीजिएगा। मुस्लिम लॉ के भी सब कवर हो गए हैं, बस एक इंटेस्टेड सक्सेशन बचा था, वो आज मैं फिनिश कर दूंगी। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ आपको सब मिल जाना है। अब हमने आज जो पढ़ना है वो इंटेस्टेड सक्सेशन बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, दैट इज़ व्हाट लेट्स क्रैक PCS जो प्रोग्राम चल रहा है अनअकैडमी के द्वारा। आपको उसका फ्री क्लासेस है, स्पेशल क्लासेस जो वहाँ पर लग रही हैं। मेरी भी क्लासेस चलती है, स्पेशल क्लासेस होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं। आप एक बार जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैं नीचे आपके साथ शेयर कर दूंगी। नहीं तो आप जाकर के जुडिशरी गोल जब अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर डालेंगे, वहाँ मेरा नाम वही राम जो कि यूट्यूब पर है डाल दीजिएगा, आपको मेरा नाम दिखेगा, वो फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद स्पेशल क्लासेस आप अवेल कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पर मेरे द्वारा ही नहीं बल्कि और बहुत सारे एडुकेटर्स द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, PCSJ को मद्देनज़र रखते हुए। और इसके साथ साथ फ्री क्लासेस के साथ साथ पेड कोर्सेज भी चलते हैं। तो अगर आपको अवेल करना है तो ये मेरा कोड है ARCHNA, उसके लिए आप डाल दीजिएगा। 10% आपको डिस्काउंट इसमें मिलेगा। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे 1 मंथ तो 24 मंथ तक सब्सक्रिप्शन है, जो आपको ठीक लगे, कन्वीनियंट लगे, उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। वो पेड क्लासेस है, वहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन है, PDF आपको नोट्स मिलते हैं और आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस होती है, सब उसके अंदर होते हैं। ऐसे स्पेशल क्लासेस भी होते हैं, तो आप स्पेशल क्लासेस अब अवेल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस चलते हैं, लाइव सेशन चलते हैं, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो मेरा कोड है ARCHNA और जुडिशरी गोल आपने सेलेक्ट करना है जब आपने लॉ के एग्ज़ाम्स के बारे में पढ़ना है। तो बेनिफिट आपको ये सब मिलते हैं। आप लाइव कंफर्ट अपने घर से लेकर के जो है अपनी लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है सभी कोर्सेज़ को। आपने एक बार लाइव क्लास कोई गलती से मिस हो जाती है तो बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं, जितनी बार मर्जी देख सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया 1 प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। एक्सॉस्टिव कवरेज ऑन सिलेबस वो बिल्कुल कंप्लीट कवर कराया जाता है, एक एक चीज़ समझाई जाती है। इसके अलावा रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट सीरीज़ चलती रहती हैं। स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, जैसे ही वीडियो आपकी अपलोड होती है, जैसे ही लाइव क्लास खत्म होती है, वैसे ही PDF भी वहाँ पर आपको अवेलेबल होती है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। ये प्लान है, आप लोग देख लीजिएगा, जो आपको कन्वीनियंट हो आप अपने अकॉर्डिंग आप वो ले सकते हैं। कोड यूज़ कर लीजिएगा 10% डिस्काउंट के लिए, ARCHNA। तो ये आपके पास डिटेल्स मैंने शेयर की हैं। आपको ये देखिए, जो हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस होते हैं उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ सब्जेक्ट छोड़ दिया है। जो भी आपके मेजर एक्ट है, हिंदू लॉ है, लोकल लॉज हैं, IPC है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, CRPC है, जूरिस्प्रूडेंस है, CPC है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सब के सब स्पेशल क्लासेस में हर रोज़ क्लासेस चलती हैं और बहुत सारे एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। और आप एक बार जाके देखिए, स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस जो है लगा के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। चलते हैं इंटेस्टेड सक्सेशन इन मुस्लिम लॉ के ऊपर। अब इंटेस्टेड सक्सेशन को पढ़ेंगे उससे पहले एक बात और बता दूं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करी हूँ, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। टेलीग्राम चैनल मैंने स्टार्ट कर लिया है अपना, अपने नाम से ही। आप टेलीग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कर लेना। ये जो आपके सामने वीडियो आ रही है ना, जो आप देख रहे हैं, ये PDF नोट्स मैं आपको आज ही, जैसे ही आपके साथ वीडियो अपलोड होगी वैसे ही मैं वहाँ पर आपके साथ ये भी शेयर कर दूँगी। तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ मेरा नाम आप जो है सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप जो है मुझे सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। मैं नोट्स आपके साथ वहाँ पर जो है शेयर करती रहूँगी। तो इंटेस्टेड सक्सेशन मुस्लिम लॉ की बात हम कर रहे थे, उसमें सक्सेशन को समझिए। तो हमें पता है सक्सेशन क्या होता है, कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो राइटफुल उत्तराधिकारी रहते हैं, जो उसके लीगल उत्तराधिकारी रहते हैं, उनके पास उनकी प्रॉपर्टी किस तरीके से जाती है। तो हमें पता है 2 तरीके हैं, एक तो टेस्टामेंट्री होता है और एक इंटेस्टेड होता है। यानी कि अगर टेस्टामेंट्री विल बना के गया है व्यक्ति तो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, लेकिन नॉन टेस्टामेंट्री का मतलब जब वो विल बना करके नहीं जाता है तो किस तरीके से उसको किस प्रॉपर्टी जो है कहाँ किसके
पास जाएगी। तो इन द केस ऑफ नॉन टेस्टामेंट्री सक्सेशन मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 इज अप्लाइड। और अगर हम बात करें, अगर एक पर्सन डाइज होता है टेस्टेट यानी विल बना करके होता है, टेस्टेट हुआ है, उसने पहले वसीयत बनाई फिर उसकी मृत्यु हुई, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो होंगे वो मुस्लिम शरीयत लॉ के द्वारा गवर्न होंगे। मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि मुस्लिम लॉ में जब हम बात करते हैं विल की, तो 1/3 प्रॉपर्टी की विल बना सकता है एक मुस्लिम अपनी, और वो जो 1/3 प्रॉपर्टी की विल होती है वो एक्सचेंजर के लिए बन सकती है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो उसके उत्तराधिकारी रहते हैं वो तो उनको इस लॉ के अकॉर्डिंग, जो ये मुस्लिम लॉ इनहेरिटेंस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उनको वैसे भी मिलने वाला है बेनिफिट, जो मतलब उत्तराधिकार में जो प्रॉपर्टी उनके पास आने वाली है। तो अगर एक स्ट्रेंजर के लिए एक विल बनाना चाहता है मुस्लिम तो बना सकता है, लेकिन वो भी कितनी 1/3 शेयर से ज़्यादा की नहीं बना सकता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इन केसेस जहाँ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि वेस्ट बंगाल में है, चेन्नई में है या बॉम्बे में है, तो जो मुस्लिम है वो बाउंड होंगे किसके द्वारा, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। तो ध्यान रखिएगा इन जगह पर बॉम्बे में, वेस्ट बंगाल, चेन्नई में, यहाँ पर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 एप्लीकेबल होगा। ये ऊपर जो हमने पढ़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट नहीं यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। और ये सिर्फ टेस्टामेंट्री सक्सेशन के पर्पज़ के लिए बात हो रही है, टेस्टामेंट्री के लिए हो रही, नॉन टेस्टामेंट्री के लिए नहीं हो रही। कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझने हैं। एग्नेट्स, ये अगर हिंदू लोग की मेरे साथ क्लास ली होगी तो वहाँ समझ में आ गया होगा, जो फादर की साइड से या कहेंगे मेल रिलेशन से होते हैं, जैसे बेटा, बेटे का बेटा, बेटे के बेटे का बेटा, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारे लोग आ जाते हैं एग्नेट्स में। कोगनेट्स में हो जाते हैं फीमेल की साइड से, डॉटर का बेटा, मदर के फादर, इस तरीके से। और कोलेट्रल जो एक ही ब्रांच के होते हैं, एक ही पैरेलल लाइंस के एंसेस्टर्स होते हैं, ये कोगनेट भी हो सकते हैं और एग्नेट भी हो सकते हैं, जैसे कॉन्सेंजेंट ब्रदर्स हो गए या पैटर्नल आंट्स हो गए, सब एक ही लाइन के होते हैं। ए पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, वो उसका उत्तराधिकारी हो गया जो इनहेरिट कर सकता है। अब सूरा 4 जो कुरान है वो क्या कहते हैं, फ्रॉम वॉट इज लेफ्ट बाय पेरेंट्स एंड दोज नियरेस्ट रिलेटेड देयर इज अ शेयर फॉर मैन एंड अ शेयर फॉर वीमेन वेदर द प्रॉपर्टी इज स्मॉल और लार्ज ए डिटर्मिनेट्स शेयर। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब भी कोई पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं तो जो उनके करीबी होंगे उनको मिलने वाली है वो प्रॉपर्टी। कह रहे हैं कि शेयर मैन का भी होगा, वीमेन का भी होगा, और चाहे प्रॉपर्टी बड़ी हो चाहे प्रॉपर्टी किसी की छोटी हो, कोई फर्क, प्रॉपर्टी छोटी हो या बड़ी हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस बात से। फ़र्क इस बात से पड़ना है कि जो भी प्रॉपर्टी होती है जो पेरेंट्स के द्वारा छोड़ी गई है, मतलब उनके जाने के बाद रह गई है पीछे, तो वो नियरेस्ट रिलेटेड को मिलेगी और शेयर दोनों का इक्वल होगा, चाहे मैन हो चाहे वीमेन हो। फिर इसके बाद देखिए 4 सोर्सेज है इस्लामिक लॉ में सक्सेशन की जब हम बात करते हैं। सबसे पहला सोर्स है होली कुरान, जो इस्लामिक लॉ का सोर्स है, हमें पता है। वहाँ पे लिखे हुए सक्सेशन के रूल, सुन्ना में लिखा है प्रैक्टिस ऑफ प्रॉफिट, इज़्मा में द कंसेंसस ऑफ द लर्न मैन ऑफ कम्युनिटी। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ जब मुस्लिम लॉ के हमने बेसिक कंसेप्ट समझे थे, कियास, एनालॉजिकल डिडक्शन में। तो ये सारे सोर्सेज भी हैं जो सक्सेशन के बारे में बात करते हैं। अब कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं इनहेरिटेंस के, वो हम समझेंगे। देखिए अगर मैं मुस्लिम लॉ के इंटरस्टेट की बात करूँ तो हाँ, आप बुक में देखेंगे तो बहुत लेंदी है, लेकिन मैंने जो इसका समरी है और जो हम एग्ज़ाम में जो लिखने के लिए आएगा उसको मैंने जो है क्रक्स निकाल के आपके सामने पेश किया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी सबसे पहले, तो प्रॉपर्टी की जब बात करें तो जब भी कोई प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस की बात आती है, सक्सेशन की बात आती है, तो उस केस में फेनरल एक्सपेंसेस, डेट्स और लेगेसीज को निकाल करके, मतलब वही विल वगैरह निकाल के, फिर उसके बाद जो बच जाता है वो फिर कहाँ जाता है, वो बच जाता है, फिर उसके बाद जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके पास जाता है। और मुस्लिम लॉ में फ़र्क नहीं पड़ता कि कॉर्पस है, यूसीफ्रुक्ट है, कॉर्पोरल है या इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जॉइंट फैमिली जैसी प्रॉपर्टी की कोई कंसेप्ट नहीं होती, सेपरेट प्रॉपर्टी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, सारी प्रॉपर्टी सेम है, चाहे कॉर्पस, यूसीफ्रुक्ट, कॉर्पोरल, इनकॉर्पोरल और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी, ऐसी कोई कंसेप्ट यहाँ नहीं है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात करो, डॉक्ट्राइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन की जो बात है वो इस्लामिक लॉ पे जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती जनरली। वो क्या होते हैं, वो कह रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो प्री डिसीज्ड फादर होता है उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, उसका बेटा करेगा, फॉर द पर्पस ऑफ इनहेरेंटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्री डिसीज्ड फादर्स फादर। यानी जो बेटा, जैसे एक ए है उसकी मृत्यु हो जाती है,
उसके बाद इसका बेटा है बी। तो इसको जो रिप्रेजेंट करेगा किसके लिए, इसके पिताजी की जो प्रॉपर्टी थी, इसके पिताजी सी थे, इनकी प्रॉपर्टी के लिए जिसको जो ए को अब रिप्रेजेंट करेगा, ए तो पिक्चर में से चले गए तो बी रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब प्री डिसीज्ड फादर जो है उनके फादर के लिए अगर हम प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस करनी है, उनकी भी प्रॉपर्टी मतलब दादा की प्रॉपर्टी अगर पोते को चाहिए तो वो मतलब पिताजी की जगह पर आकर प्रॉपर्टी ले सकता है। द नियरेस्ट हायर एक्सक्लूड्स द रिमोटर वन इन मुस्लिम। लेकिन मुस्लिम लॉ में क्या होता है, जो पास वाला रिश्तेदार होता है वो दूर वाले रिश्तेदार को अलग करता है। मतलब पहले वाला जो पास करीबी रिश्तेदार होता है उसका हक ज़्यादा होता है और जो दूर का होता है उसका कम होता है। This means that if two people claim the inheritance, it will be determined according to the degree of closeness to the deceased. कितने वो पास में रिश्तेदारी है उनकी। नो बर्थ राइट। और इस्लामिक लॉ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कोई बर्थ राइट जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर एंसेस्टर अलाइव है, जीवित है, तो उसमें कह रहे हैं कि अगर किसी को ये मान ले कि भाई मेरे को इससे कुछ मिलने वाला है तो वो इस पर सक्सेशन होगा, चांस ऑफ सक्सेशन होगा, बर्थ राइट उसका कुछ भी नहीं है। सक्सेशन ऑफ मर्डर डिसीज़ की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है और वो जो है उसका उत्तराधिकारी बन सकता है, मतलब तो उस ये के लिए कि ना उसने उसका मर्डर कर दिया तो फिर वो उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं करेगा। और यहाँ पर यह भी बात करी कि भले ही उसका मर्डर उससे इंटेंशनली हुआ हो चाहे एक्सीडेंटली हुआ है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, अगर किसी का किसी से मर्डर हो जाता है वो उसका उत्तराधिकारी होता है तब भी उसको उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलती, क्योंकि मर्डर को प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस नहीं दी जाएगी। इलेजिटिमेट चाइल्ड की बात करें तो इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है वो अपने फादर से कुछ नहीं ले सकता, क्योंकि ये माना जाता है कि उसका रिलेशनशिप मदर की साइड से है, तो वो अपने फादर से कुछ नहीं ले सकता। और जो फादर होते हैं इलेजिटिमेट चाइल्ड के, वो उस चाइल्ड से भी कुछ नहीं ले सकते। मदर के ही सारे राइट्स बैठते हैं इनहेरिटेंस के, और मदर के सारे राइट रहते हैं इलेजिटिमेट चाइल्ड को प्रॉपर्टी देने के। ठीक है, ओनली बिटवीन द चाइल्ड एंड इट्स मैटरनल रिलेशंस, इनके बीच में रहता है। अब अपोस्टेसी की बात करें तो अगर कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है, मुस्लिम लॉ से चेंज हो जाता है, तो पहले तो होता है कि उसको इनहेरिटेंस का अधिकार जो होगा वो नहीं मिलेगा। लेकिन अब सेक्शन 3 ऑफ कास्ट डिसेबिलिटीज़ एक्ट रिमूवल एक्ट 1850 ने अबॉलिश कर दिया इस डिसेबिलिटी को। अब जो इंडिया में है क्या है, अगर कोई अपोस्टेट है, मतलब कोई मुस्लिम ऐसा है जो अपना धर्म परिवर्तन के, अपोस्टेट तो कोई भी हो सकता है, कोई भी रिलीजन वो कर सकता है, लेकिन हम यहाँ मुस्लिम लोग के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे वो अपोस्टेट हुआ जो कि मुस्लिम लोग को छोड़ रहा है। तो अगर कोई इस तरीके से अपना धर्म परिवर्तन करता है तो वो क्या कह रहे हैं, वो अब इंटाइटल्ड है, लेकिन इसके डिसेंडेंट्स होंगे वो इंटाइटल्ड नहीं होंगे। जैसे अगर ए है, ए ने अपना धर्म परिवर्तन करा, ए मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है, मतलब मुस्लिम लॉ जो है वो प्रोफेस करता है, मुस्लिम रिलीजन प्रोफेस करता है अगर ए, तो वो उस जो है अगर वो चेंज कर लेता है अपना धर्म, कुछ और किसी और धर्म में चला जाता है, तो फिर कह रहे हैं कि अब ठीक है, अब हमने ये सेक्शन 3 में ये बात कह दी है कि अब ये नहीं, इस चीज़ को नहीं रखा जाएगा कि धर्म उसने चेंज कर लिया तो उसकी प्रॉपर्टी उसे नहीं मिलेगी, वो इनहेरिटेंस का अधिकार रखता है। लेकिन उसके धर्म का चेंज करने के बाद उसकी जो संतान होगी उसको यहाँ पे कहा गया है उसका कोई राइट नहीं बनेगा अपने दादा में या अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी में, मतलब इनहेरिटेंस का अधिकार उसका नहीं बैठेगा। अब एस चीट की बात करें तो एस चीट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। एस चीट क्या होता है, यहाँ पर मुस्लिम लॉ में जब इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं, तो उन कैटेगरीज के में अगर जो है कोई भी व्यक्ति नहीं लाई करता है, मतलब शेयरर नहीं है, हम पढ़ेंगे रिशिट्रीव नहीं है, तो कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं है बंदे का दूर दूर तक भी, तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, उसको बोलते हैं एस चीट। अब चाइल्ड इन वॉम की बात करें तो मुस्लिम लॉ में चाइल्ड इन वॉम जो होता है, अगर वो जीवित हो जाता है, जीवित उसकी मतलब बर्थ हो जाता है, तो उसको जो है मान लिया जाएगा क्या, इनहेरिटेंस का लिए उसको जो है प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। ठीक है, और इसलिए वहाँ और जो चाइल्ड होता है उसको माना जाता है कि वो लिविंग पर्सन है, इसलिए उसको इनहेरिटेंस कर दिया जाता है। अब टाइप्स ऑफ हायर की बात करो तो मैंने अभी आपको बताया इस्लामिक लॉ डिवाइड करता है इसके अंदर कैटेगरीज 7 क्लासेस के अंदर और 3 इसमें 7 क्लासेस के अंदर, जिसमें से 3 प्रिंसिपल हैं और 4 सब्सिडरी क्लासेस हैं। 3 प्रिंसिपल कौन कौन सी है, कुरानिक हायर्स और शेयरर्स या धवुल फुरुद, और एग्नेटिक हायर्स की बात करो रिशिड्री या असबत, यूट्रिन हायर्स और डिस्टेंस किंडर्ड या धावुल अरहम, 3 तरीके के तो ये हो गए। और सब्सिडरी में सक्सेसर बाय कॉन्ट्रैक्ट, एक्नॉलेज किंसमैन, सोल लेगेटी और एस्टीट के 4 होते हैं। तो 1 बाय 1 हम सब समझते हैं। जनरल कंडीशन हमने समझ ही ली हैं।
After the death of deceased, the first step is to make the payment for funeral expense, debts and legacy of the deceased. The property is divided amongst the respective relation of sharers in proportion to the shares they are entitled to receive. तो जो sharers होते हैं उनको पहला अधिकार रहता है और जो उनका जितना भी दावा बैठता होगा उसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर उतना उन्हें मिल जाएगा। और फिर उसके बाद पहले शेयरर्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, फिर रेशिड्यू होते हैं। तो अगर शेयरर नहीं है तो रेशिड्यू के पास प्रॉपर्टी जाएगी और रेशिड्यू भी नहीं है तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? डिस्टेंट किंडर्ड के पास जाएगी। तो ये रूल है, सबसे पहले तो शेयरर को मिलती है, शेयरर नहीं है तो रेशिड्यूरीज के पास जाएगी, रेशिड्यूरी नहीं है तो डिस्टेंट किंडर्ड के पास जाएगी और डिस्टेंट किंडर भी नहीं है तो एस्टेट के पास चली जाएगी। तो यही कह रहे हैं, इसमें वो जो टर्म हमने पढ़ी थी वो सारी की सारी टर्म है इसके अंदर। पहला है सक्सेसर बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो सक्सेसर बाय कॉन्ट्रैक्ट को होते हैं, सक्सेसर बाय कॉन्ट्रैक्ट वो पर्सन होता है जो एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में विद डिसीज बिफोर हिज डेथ इन कंसिडरेशन टू रिसीव ए पेमेंट। दिस पेमेंट कैन बी इंटरेस्ट फाइनेंस सेक्टर। तो एक व्यक्ति के मरने से पहले जब कोई व्यक्ति उसके साथ जो मर गया है मृतक के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका था तो उसको बोलेंगे सक्सेसर बाय कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसने के लिया था और कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट के लिए लिया था तो वो अब उसने जो है वो उसका सक्सेसर हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। एक्नॉलेज किन्समैन की बात करें तो ये एक वो व्यक्ति होता है जिसमें डिसीज्ड ने जो है एक एक्नॉलेजमेंट की जो है वो स्लिप बनाई है, या उसे हम कहेंगे कि उसने एक्नॉलेज किया है कि ये मेरे से रिश्तेदारी है। विद हुम द डिसीज्ड मैन एन एक्नॉलेजमेंट मेड एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ किनशिप लाइक ए मैन कैन एक्नॉलेज अनदर एज हिज ब्रदर हु बिकेम एज एक्नॉलेज किन्समैन। जैसे कहते थे मुँह बोला भाई, मुँह बोली बहन, ऐसे ही उसने कोई मुँह बोला रिश्तेदार बनाया, उसको बोलेंगे एक्नॉलेज्ड किन्समैन। इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिलेशन, अगर ये रिलेशन नहीं है प्रिंसिपल क्लास में, और जो हम बात करी है अभी प्रिंसिपल क्लास में क्या कहते हैं हमने, शेयरर, रेशिड्यूरी, डिस्टेंट किंडर्ड पढ़े थे। तो अगर वो लोग नहीं हैं तो फिर कहा जाएगा दो सब्सिडरीज भी नहीं है तो पर्सन जो होंगे वो इनहेरेंट कहा जाएगी सोल लेगेटी के पास जाएगी, सोल लेगेटी जो होगा उसके पास चली जाएगी। और अगर सोल लेगेटी भी नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी? गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। शेयरर क्या होते हैं? तो 12 नंबर में बताए गए हैं शेयर्स। मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, डॉटर, ब्रदर जिनके शेयर सेम होते हैं। मदर, फुल सिस्टर, सिस्टर हु शेयर्स द सेम मदर एंड कॉन्सेंजेंट सिस्टर। तो कुरान ये कह रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ ये नहीं कहा कि शेयर्स मेल के रिलेटिव्स के कितने होंगे, सच डिसेंडेंट सन के कितने होंगे, लेकिन ये रूल बताया कि सन का शेयर जो होगा वो डॉटर के शेयर से दुगना होगा। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों जो है डॉटर के शेयर से दुगना जो दिया गया है शेयर सन को? उनका कहना ये था कि मेहर की रकम ऑलरेडी मिल जाती है वीमेन को उनके सस्टेनेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, तो इसीलिए जो है सन की जो है वो डबल रखी गई है शेयर की बात करें वीमेन की कंपैरिजन में। ठीक है, फिर उसके बाद इट इज़ देयर फॉर द हस्बैंड्स ऑब्लिगेशन टू केयर, और उसमें उसकी जो है केयर करने का उत्तराधिकार भी कहाँ चला जाता है? हस्बैंड के ऊपर। तो उसके पास तो इतने ऑब्लिगेशंस हो गए, इसलिए उनको जो है डबल शेयर दिया जाता है। कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है शेयरर की? शेयर विल वेरी इन सर्टेन कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में शेयर वेरी हो जाएगा। जैसे कि एक वाइफ एलिजिबल होती है, इसको ध्यान से सुनना जो मैं अब बताने जा रही हूँ। A wife eligible for 1/4 share of a case where the couple is without lineal descendants and this will increase in the case of 1/8 share। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक वाइफ एलिजिबल होती है कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए, जब कपल का कोई लीनियन डिसेंडेंट नहीं होता, मतलब उनके आगे वाली यानी मेरी कोई पीढ़ी नहीं है, तो उस केस में जो वाइफ होगी उसको 1/4 शेयर मिलेगा। और एंड दिस विल इंक्रीज इन केस ऑफ 1/8 शेयर। और अगर होता है तो फिर ये इंक्रीज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 1/8 शेयर तक। ए हस्बैंड इन द केस ऑफ सक्सेशन टू वाइफ स्टेट, और जहाँ पर हस्बैंड वाइफ की प्रॉपर्टी को सक्सीड कर रहा है तो वो हाफ शेयर लेगा। वेयर द कपल इज विदाउट डिसेंडेंट इन 1/4 शेयर अदरवाइज। जैसे यहाँ पर उसको 1/8 मिलता, तो ये वाइफ को अगर बच्चे होते तो यहाँ पर हस्बैंड को कितना मिलेगा? हस्बैंड को 1/4 मिलेगा। एंड ओनली डॉटर, अगर केवल एक ही डॉटर है उसको हाफ शेयर मिलेगा। वेयर द डिसीज हैज़ लेफ्ट बिहाइंड मोर देन 1 डॉटर, और अगर एक से ज़्यादा डॉटर है तो उस केस में जॉइंटली वो 2/3 ले लेंगे, मतलब दोनों का आधा आधा तो मिलेगा इस तरीके से। एंड व्हेन इफ द डिसीज हैड लेफ्ट बिहाइंड सन एंड डॉटर, दोनों ही हैं, सन भी है डॉटर भी है, तो डॉटर का जो शेयर होगा वो कैसे हो जाएगा? वो नहीं बनेगा डॉटर का शेयर, वो डॉटर जहाँ चली जाएंगी वो रेशिड्यूरीज में चली जाती हैं। रेशिड्यूरी बीइंग सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू इंश्योर दैट ईच सन गेट्स डबल ऑफ व्हाट ईच डॉटर गेट्स। तो रेशिड्यूरी ऐसे बनानी है क्योंकि जो डॉटर है उनका शेयर क्या ना कैसे होना चाहिए? से डबल होना चाहिए सन का शेयर। इस तरीके से हमें रेशिड्यूरी बनाना है गर्ल्स को। फिर डिस्ट्रीब्यूशन पर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, पर स्ट्राइप डिस्ट्रीब्यूशन। पर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेजरली सुन्नी लॉ में फॉलो होता है और पर स्ट्राइप जो है वो
कहाँ फॉलो होता है, वो शिया लॉ में जो है वो फॉलो होता है। पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो ये है कि जितने भी लोग होंगे एक कैटेगरी के अंदर, ठीक है, देखो द स्टेट लेफ्ट ओवर बाय द एंसेस्टर गेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द हायर्स, तो जितने भी हायर्स होंगे, उत्तराधिकारी होंगे, उन सबके बीच में इक्वली इसको बांट दिया जाएगा। लेकिन पर स्ट्राइप डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है, पर स्ट्रिप्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि भाई जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, वो ब्रांच होगी फैमिली के अंदर। मतलब जितने, देखो क्वांटम ऑफ द इनहेरिटेंस डिपेंड्स अपॉन द ब्रांच इन नंबर ऑफ पर्सन्स दैट बिलोंग टू दैट ब्रांच। एक पर्टिकुलर ब्रांच हुई, उस ब्रांच के अंदर कितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग बांटा जाएगा उन्हें। हर ब्रांच में देखेंगे, फिर हर ब्रांच के अकॉर्डिंग कितने लोग हैं वैसे बांटा जाएगा। तो शेयरर के बीच में सबसे पहले हस्बैंड है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर जो है उनकी चाइल्ड के सन नहीं है, तो इन केस ही हैज़ अ चाइल्ड और चाइल्ड सन, ही शेयर 1/4 ऑफ इनहेरिटेबल। इवन इफ इट डज नॉट हैव ए चाइल्ड और सन, देन उसका इनहेरिटेंस का जो अधिकार होगा वो आधा हो जाएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा, उसका जो है वैसे कितना रहता है, जैसे कि वीमेन का कितना रहता है, वीमेन का आधा रहता है, 1/4 रहता है अगर उनका कोई चाइल्ड नहीं होता, लेकिन अगर रहता तो 1/8 हो जाता है। जो हमने पढ़ा बस वही चीज़ है, वही चीज़ हम पढ़ चुके हैं दोनों। फादर की बात करें तो फादर कुरानिक शेयरर तब बनता है जब डिसीज जो होता है उसने एक चाइल्ड, उसका एक चाइल्ड रहा है, द डिसीज हैज लेफ्ट ए चाइल्ड और सन्स और ग्रैंड सन्स चाइल्ड, अदरवाइज ही इज नॉट ए कुरानिक शेयरर। ए फादर हु इज ए कुरानिक शेयरर हायर इनहेरिटेंस 1/6 ऑफ द डिसीज स्टेट। तो अगर फादर कब बनता है कुरानिक शेयरर, तब बनता है जब डिसीज जो मृत्यु होता है उसका कोई बेबी मतलब बच्चा रह गया और चाइल्ड रह गया और तब बनता है, और इसलिए अदरवाइज वो कुरानिक शेयरर नहीं बनता। और फादर जो है कुरानिक हायर के तौर पे 1/6 डिसीज की प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। मदर की बात करें तो 3 डिस्टिंक्ट सिनेरियो हैं मदर के इनहेरिटेंस में। सबसे पहला है 1/6 शेयर। तो 1/6 शेयर मदर को कब मिलता है, जब जो चाइल्ड होता है या बच्चे का मतलब सन का भी चाइल्ड होता है, यहाँ पर जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर्स होती हैं या सिस्टर्स होती हैं और एक ब्रदर एक सिस्टर होता है, वेदर फुल कंसेंजिन या फिर यूट्रिन। तो इस केस में 1/6 मिलता है। और 1/3 कब मिलता है, जब कोई चाइल्ड नहीं होता, चाइल्ड का कोई बेटा नहीं होता और कोई ब्रदर या सिस्टर नहीं होते। और 1/3 रिमेनिंग शेयर आफ्टर डिडक्टिंग द वाइफ हस्बैंड शेयर, वेदर देर इज फादर एंड ए वाइफ और हस्बैंड, तो उन्हें मिल जाता है। रिशुड्री इन देयर ओन राइट्स। अब रिशुड्री की जब बात करें तो रिशुड्री वाली क्लास वैसे तो बहुत डिटेल्ड है, काफ़ी लंबी है, पर मैंने उसको बहुत छोटा बनाया है क्योंकि जो हमें मतलब जो ज़्यादातर अगर हम बात करें इंटरेस्टेड सक्सेशन की तो कभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन रहा है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मतलब काफ़ी टेक्निकल है ये क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूँ तो इसको जो मैं आपको समझा रही हूँ, अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन अड़ भी जाए तो जितना मैंने आपको समझाया वो उतना लिख दीजिएगा, काफ़ी होगा। This class includes the agenitic male relations of the deceased, no female inclusion in the line of relationship। अब इसमें देखो मैं वही बात बता रही हूँ कि पढ़ने के लिए देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब बैठ जाता है, लेकिन क्योंकि हमें भाई अब हमें एक एक्ट तो नहीं लिखना कि हम एक ही एक्ट समझ के सर पूरा लिख के आ जाए, हमें और भी लिखने हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ जो समझाने के लिए चीज़ें हैं वो मैंने आपको बिल्कुल ठीक ठीक सटीक समझा दी कि ऐसे ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद रेसिड्यूज़ की बात आ गई तो इस क्लास में एग्नेटिक मेल रिलेशनशिप आते हैं किसके, डिसीज्ड के। कोई फीमेल रेसिड्यू के मैंने हम बोले तो नहीं आती। ऑफस्प्रिंग ऑफ द डिसीज आते हैं पहले, दैट इज द सन ऑफ द डिसीज्ड और द मेल लीनियर डिसेंडेंट। ऑफस्प्रिंग ऑफ द डिसीज में आएगा कि जो डिसीज्ड है, जो मृतक है, उनका जो बेटा होगा वो आता है इसमें, या मेल लीनियल डिसेंडेंट्स आते हैं। फिर आता है रूट ऑफ डिसीज जो कि विच इज़ द फादर और द ग्रैंड फादर ऑफ द डिसीज, हाउ इज एवर। तो रूट ऑफ द डिसीज का मतलब रूट कहाँ से आई, रूट का मतलब वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई वो कहाँ से आया, वो फादर से आया तो यहाँ पर वो आ गए, अगर फादर नहीं तो ग्रैंड फादर आ गए, दोनों भी आ सकते हैं। ऑफस्प्रिंग में आएंगे, ऑफस्प्रिंग में फुल ब्रदर्स आएंगे चाहे वो कॉन्सिंजेंट ब्रदर हो, और इनके अलावा उनके मेल लीनिएज भी आएगा। ऑफस्प्रिंग ऑफ ट्रू ग्रैंडफादर चाहे वो कितने भी दूर के हों सब आ जाएंगे इसके अंदर। फिर यूट्रिन हायर्स की बात करें, ओनली अगर कोई शेयरर ना हो, रिशुड्री ना हो तो हेरिटेबल स्टेट तो तब यूट्रिन हायर्स या फिर डिस्टेंट किंडर के बाद दूर के रिश्तेदारों पे जाता है। बेसिकली यूट्रिन हायर जो होते हैं वो फीमेल की साइड से होते हैं। One exceptional circumstance is that only when the wife or husband of the deceased survives, leaving behind no other share or residuary, then the distant kindred can inherit the rest of the estate remaining after the share of the wife or husband. In this class of heirs, all those relationships who do not fit in the above classes are included, meaning thereby the females, agnates and the cognates are placed in this class. क्योंकि हमने पढ़ा रिशुड्री में मेल को नहीं रखा तो यहाँ पर फीमेल एग्नेट्स आ गई। बेसिकली मैंने आपको बताया था फीमेल की साइड से यहाँ पे आ जाते हैं। इसको भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, बट मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करी, बस बता दिया है। अब जो हमें समझना है वो ये समझना है डॉक्ट्रिन ऑफ आउल और डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द। हो सकता है मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, माफ़ करिएगा,
और बस सुनने को समझ लीजिएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। There may be cases where the arithmetic sum of functional shares allotted to the heirs of deceased is more than the equity or less than equity। बात समझिए, क्या कह रहे हैं, जो अरिथमेटिक सम है यानी कि जो शेयर उनको अलॉट किया गया है, अगर वो मोर देन इक्विटी हो जाता है, लेस देन इक्विटी हो जाता है। इक्विटी का मतलब सबके साथ न्याय नहीं हो रहा, शेयर है तो इक्वल नहीं हो रहे, तो उसके इसमें क्या होगा, वेयर द सम ऑफ द शेयर इज लेस देन इक्विटी, देन डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल और डॉक्ट्राइन ऑफ इंक्रीज इज अप्लाइड। When the total shares exceeds unity, then the shares of each share is reduced by making a common denominator and increasing the denominator in order to equate to the sum of numerators। तो दोनों ही चीज़ें नहीं अलाउ करनी, ना तो ज़्यादा होने देना है ना फिर कम होने देना है, न्याय करना है, इक्वल रखना है हर चीज़ को। अभी कभी कह रहे हैं कि अगर इक्विटी से ज़्यादा हो जाता है, लेस देन इक्विटी होता है, तो फिर क्या होता है, तो कह रहे हैं जब टोटल शेयर एक्सीड हो जाता है यूनिटी से, एक से ज़्यादा हो जाता है, यूनिटी का मतलब होता है एक से ज़्यादा हो गया शेयर, तो उस केस में क्या होगा, जो हर एक व्यक्ति जो हर एक शेयरर है उसके जो शेयर होंगे वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे कॉमन डिनोमिनेटर बना के और इंक्रीज करके डिनोमिनेटर को इन ऑर्डर टू इक्वेट इट टू द सम ऑफ न्यूमिरेटर्स, ताकि एक कॉमन जो है जो न्यूमिरेटर है वो सारे इक्वल आ जाएँ। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है ये। वेयर द हस्बैंड गेट्स हाफ शेयर एंड 2 फुल सिस्टर गेट्स 2/3 शेयर। इसको देखना, यहाँ हस्बैंड है जिसको आधा शेयर मिलता है प्रॉपर्टी का, और 2 बहनें हैं जिनको 2/3 या हम कहेंगे 2/3 का शेयर मिलता है। टोटल कितना हो जाता है, 7/6 हो जाता है इनका जो मतलब 3 लोगों का शेयर मिला के 7/6 होता है, जो कि 1 से ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर हमें डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल जो है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंक्रीज जो है वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे, पहले हम एक कॉमन डिनोमिनेटर बनाते हैं। कॉमन डिनोमिनेटर के तौर पे 6 रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ 6 है तो हमने 6 रख लिया। अब कह रहे हैं इंक्रीज द डिनोमिनेटर मेक इट इक्वल टू द सम ऑफ द न्यूमिरेटर। अब डिनोमिनेटर हमें इंक्रीज करना है और इक्वल बनाना है न्यूमिरेटर तक। तो यहाँ पे क्या करना है, इन्होंने 3 को 3 करा, 4 करा, तो किस तरह से हो जाएंगे चेंजेस इनटू 3, 7 + 4 में, और ये हो गया 7/7 में। इस तरीके से पहले डिनोमिनेटर इंक्रीज करा, डिनोमिनेटर कैसे 1 करके इंक्रीज कर दिया, फिर उसके बाद में ये जो हम बात करें न्यूमिनेटर ये हमारे सेम है। जिस तरह से करें इंक्रीज द डिनोमिनेटर मेक इट इक्वल टू द सम ऑफ न्यूमिनेटर, कि हमें इस तरीके से डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना है कि वो जो है इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, जो न्यूमिनेटर का सम हमारा आ रहा है उसके इक्वल आ जाए। अब यहाँ देखो हमने कॉमन डिनोमिनेटर लिया था 6, तो कॉमन यहाँ पे 6 आ गया था। अब इसमें ये कह रहे हैं कि हमें इंक्रीज करना है इसको, इसको हमें डिनोमिनेटर को इस तरह से इंक्रीज करना है जो न्यूमिनेटर है उनके इक्वल आ जाए। तो न्यूमिनेटर हमारे 3 और 4 है, और 3 और 4 को हम प्लस करें तो 7 आएगा। अब कह रहे हैं डिनोमिनेटर को इंक्रीज करो इतना कि वो कहाँ तक पहुँच जाए, न्यूमिनेटर तक। तो हमें इंक्रीज कितना करना पड़ेगा, 1 से, तो 1 से इंक्रीज करके 7 आ गया, तो 7 हमारा डिनोमिनेटर हो गया, हमारा 3 हो जाए न्यूमिनेटर 3, तो अब इक्वल करेंगे हम दोनों को तो आ जाएगा 1। तो इसके कह रहे हैं कि नाउ द शेयरर्स आर डिवाइडेड प्रोपोर्शनलिटी, द हस्बैंड विल गेट ए 3/7 एंड सिस्टर विल गेट 4/7। तो इस तरीके से उनको जो है शेयर मिल जाना है। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ रद्द की बात करें, आफ्टर द डिवीजन ऑफ शेयर्स द टोटल अलॉटेड शेयर्स आर लेस देन 1। उसमें कह रहे हैं अगर इंक्रीज हो रहे थे 1 से तो किस तरीके से रूल अप्लाई होना था, यहाँ कह रहे हैं रद्द, अगर 1 से कम हो जाएगा तो, और कोई रिशिड्री नहीं पड़ेगा इनहेरिटेंस करने के लिए, तो रिशिड्री रिवर्ट्स बैक टू द शेयरर्स इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर। तो रिशिड्री क्या करते हैं, रिवर्ट बैक कर देते हैं शेयरर को। ओनली एक्सेप्शन टू दिस रूल इज दैट द वाइफ और द हस्बैंड इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द रिटर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एन हायर। तो यहाँ पर अगर कोई उत्तराधिकारी है तो वो ही उस रिटर्न को एक्सेप्ट कर सकता है, एंटाइटल रिसीव करने का हस्बैंड या वाइफ नहीं है। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ रद्द या रिटर्न कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेंगे, मदर ऑफ द डिसीज्ड हैज़ 1/6 शेयर एंड द डॉटर हैज़ 1/2 शेयर ऑफ द एस्टेट। तो जो प्रॉपर्टी है उसमें से मदर का जो शेयर है वो कितना है, तो जो प्रॉपर्टी है उसमें मदर का शेयर कितना है, मदर है का शेयर है 1/6 शेयर, और डॉटर का कितना है 1/2। द टोटल इस कितना हो जाएगा, इसमें 2/3 हो जाएगा, जो कि 1 से कम हो जाएगा। इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ रद्द यहाँ अप्लाई होगा। कैसे, पहले हम कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे। कॉमन डिनोमिनेटर हमने मान लिया 6, क्योंकि यहाँ 6 था तो हमने बाकी सबका भी 6 बना लिया। कॉमन डिनोमिनेटर 6 हो गया। अब हम डिक्रीज करेंगे, पहले वहाँ तो हमने इंक्रीज करना था, या हम डिक्रीज करेंगे डिनोमिनेटर को और इसको लाएंगे न्यूमिनेटर के इक्वल। तो पहले देखो हमारा क्या है, हमारे डिनोमिनेटर 1/6 में हमने 6 को माना था, 1/6 3/6 एंड बिकम्स 1/4 + 3/4 कितना होता है, इक्वल टू 1 बन जाता है।
यहाँ देखो क्या लिया है, कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर को डिक्रीज़ करना है। पहले 6 था तो हमने 6 से इतने कम लाए कि वो इनके इक्वल हो जाए, इनका जो दोनों का सम है वो इक्वल आ जाए। मदर विल गेट 1/4 शेयर एंड डॉटर विल गेट 3/4 शेयर। बिल्कुल वही रूल है, रद्द में हमने डिक्रीज़ करना है, ऑल में हमने इसको इंक्रीज़ करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा सारा, बहुत कंसेप्ट मैंने आपको बेसिक समझाया और ये इंपॉर्टेंट है, रद्द का कंसेप्ट, आउट का कंसेप्ट, रेसिड्यूज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। और अगर समझ में आ गया हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, एंड अकेडमी फॉलो कर लेना। और ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स मैं अभी PDF जो है वहाँ पर शेयर कर दूँगी। लिंक जो हमारा जो ये क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बहुत नया नया बनाया ना इसलिए मैं भूल जाती हूँ, क्या क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, जो भी बोलते हैं, अर्चना सुखीजा करके बनाया मैंने उसके ऊपर लिंक, जहाँ पर आप जो है सब नोट्स PDF साथ कर सकते हैं। टेलीग्राम जिसको बोलते हैं ना, याद आ गया मुझे, टेलीग्राम बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे उसको फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप